हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि 10 दिसंबर से सिंगला साहब वाले केस की सुनवाई है और इस सुनवाई से संबंधित जो भी व्यक्ति है, चाहे अपने पेंशनर्स हैं और चाहे वकील हैं, एक बहुत ज़रूरी है कि इस लड़ाई को अपना रेगुलेशन है 1995 का, उसके आधार पर लड़ा जाए। इस रेगुलेशन से इधर उधर किसी प्रकार की बातें करना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर, जैसा आईबीए के एफिडेविट में लिखा है, या आरबीआई लाइन पर, ये दोनों की दोनों आपके लिए एक प्रकार से घातक आर्गूमेंट होंगे, क्योंकि आपका केवल और केवल रेगुलेशन 1995 में है और उस 95 में सब कुछ स्पष्ट दे रखा है। रेगुलेशन 1994 में जब स्मॉल कमेटी ने इसका ड्राफ्ट भेजा था, उसके बाद में इसको एक्सेप्ट करने के बाद बड़ी ही चालाकी से कुछ संगठनों ने या कुछ लोगों ने एक लाइन डलवा दी थी, एक्सेप्ट भी कर लिया था कि अपडेशन विल बी डन ऑन द लाइन ऑफ आरबीआई एंड दिस विल हैव टू गो थ्रू एग्रीमेंट बिटवीन द आईबी एंड यूएफबी, ऐसा करके। वो एक कन्फ्यूजिंग लाइन है, उससे चक्कर में नहीं आए, उसी चक्कर से आप चंडीगढ़ में हारे थे। तो मैं कहना चाहूँगा कि अपना केस केवल और केवल रेगुलेशन 1995 में लड़ें, हारें या जीतें, इसी लीगल इंटरप्रिटेशन से आपको 1995 से अपडेशन होगा। और यदि आप दूसरी लाइन पकड़ते हो तो इसका मतलब आपने स्वयं एक्सेप्ट कर लिया है कि जो आरबीआई में 2019 में जो फॉर्मूला आया था, उस फॉर्मूला को आप मानते हो, और लगभग यही फॉर्मूला, जहाँ तक मेरा ख्याल है, इन्होंने कमेटी में दे रखा है। जो अपडेशन की कमेटी की रिपोर्ट आईबीए ने सुप्रीम कोर्ट में दे रखी है और उसी का हवाला दे करके लोकसभा में कहलवाया गया था। आईबीए ने अपने एफिडेविट में कोई फंड बेस्ड सिद्धांत का उल्लेख किया है। उस फंड बेस्ड सिद्धांत को खत्म करने के लिए, सामना करने के लिए स्वयं आपका रेगुलेशन आपके सामने है। इस रेगुलेशन का पार्ट चैप्टर 3 है, उसमें द फंड लिखा है। उसका रेगुलेशन 7 बड़ा स्पष्ट बताता है कि जो कंपोजिशन ऑफ फंड है, पैसा उसमें कहाँ कहाँ से आएगा, और ये पैसा जो आएगा जा करके फंड बनेगा, जिसको हम पेंशन फंड कहेंगे। लोगों ने बार बार पेंशन फंड में पैसा नहीं है, पेंशन फंड में इतना पैसा है, उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। ये काम केवल और केवल स्टैट्यूटरी बॉडी का है, और इस फंड का मैनेजमेंट क्या बोर्ड करेगा, ट्रस्ट करेगा, और इसमें पैसे का इंतजाम करेगा कौन? बोर्ड। अब हम देखते हैं कि क्या है आपका जो फंड है, वो किस प्रकार से है और कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। कंपोजिशन ऑफ द फंड बड़े आराम से बताऊंगा आपको मैं। कंट्रीब्यूशन बाय द बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर मंथ ऑन द डे ऑफ द ऑन पे ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की पे पे जो 10% जो सीपीएफ में कटता था, वो पैसा इस फंड में जाएगा। यानी आपका जो पेंशन पीएफ कटता था, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे, द accumulated contribution of the bank to the provident fund, interest accrued thereon up to the date of such transfer in the respect of employees। और जो एम्प्लॉइज का जो सीपीएफ में पैसा जमा हो चुका था लेकिन पेंशन नहीं ली थी, बाद में उन्होंने पेंशन ले ली, उनका जा सारा का सारा सीपीएफ का पैसा इंटरेस्ट के साथ इस फंड में आएगा। आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं है। The amount of consisting of contribution of the bank along with interest refunded by the employee who had retired before the notified date but who opt for pension in accordance with the provisions contained there। और जिन लोगों ने पेंशन बाद में ली, रेगुलेशन आने के बाद, तो वो तो लेके चले गए सीपीएफ। तो वो सीपीएफ, उस पर जितना इंटरेस्ट बनना था, यदि उनको पेंशन लेनी तो वो इनको जमा कराना है। यानी उनके खुद के पैसे से कोई लेना नहीं, केवल और केवल सीपीएफ और उसके इंटरेस्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट, द इन्वेस्टमेंट एन्युटीज और सिक्योरिटीज परचेज्ड आउट ऑफ द मनीज ऑफ द फंड एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। और इस फंड में, यानी कौन सा? सीपीएफ वाला जो फंड था, उससे कोई भी एन्युटी ली गई या कोई सिक्योरिटी, उस पैसे को भी इसमें दे दिया जाएगा। यानी आपके पैसे से कोई मतलब नहीं है। अमाउंट ऑफ एनी कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द कैपिटल एसेट्स ऑफ द फंड। ये फंड की कोई कैपिटल एसेट्स थे, उससे कोई पैसा प्राप्त हुआ है तो वो पैसा भी यहाँ आएगा।
द एडिशनल एनुअल कंट्रीब्यूशन मेड बाई द बैंक इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन रेगुलेशन 11 में जो प्रोविजन दे रहे उसके अनुसार बैंक ने जो कंट्रीब्यूशन किया वो। अब रेगुलेशन 11 ये कहता है हर साल 31 मार्च को जो पेंशन फंड है उसका ऑडिट होगा एक्चुअरियल द्वारा, और उसमें क्या पोजीशन होती है, कम बीसी जो कुछ भी होती है उसका फंड वहाँ से दिया जाएगा। ये भी आपसे इसका कोई संबंध नहीं है। जो 2010 में आपसे पहले पैसा लिया गया था वो प्रकार की अनलॉफुल रिकवरी थी। एनी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ द अमाउंट क्रेडिट टू द फंड, और कोई भी इनकम जो पैसा फंड में आ गया और उसने कहीं उसमें लगा दिया और कुछ जगह वहाँ से जो पैसा आएगा वो वाला, द अमाउंट कंसिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द बैंक अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट फंडेड बाई द फैमिली। और ये फैमिली पेंशनर्स के लिए भी है कि फैमिली पेंशन शुरू करने के लिए जो अमाउंट उन्होंने दिया या इंटरेस्ट के साथ जो है वो भी इसमें जाएगा। आपका रेगुलेशन एक भी जगह ये नहीं कहता है कि पेंशनर का व्यक्तिगत पैसा एक भी पैसा इस फंड में आएगा, लेकिन 2010 में जो ने इस पैसा लिया था वो एक गलत रिकवरी थी। इसलिए आईबीए ने अपने एफिड में जो ये कहा है कि एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स के कंट्रीब्यूशन से फंड बना है वो टोटली एक अनलॉफुल स्टेटमेंट है, क्योंकि 2010 में ऑफिसर एम्प्लॉय से सीपीएफ के अलावा ये कोई पैसा नहीं ले सकते थे, लेकिन उन्होंने एम्प्लॉयज को दबाव में लेकर के पैसा लिया, एक अनलॉफुल रिकवरी की थी। इस अनलॉफुल रिकवरी के लिए इनका रेगुलेशन 1995 में इनको बिल्कुल ही इजाजत नहीं देता है, बिल्कुल इजाजत नहीं देता है। तो हम सेवाराम जी से बताएंगे, सारी टीम को बताएंगे कि फंड बेस्ड थ्योरी यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट में आती है तो उस थ्योरी को काउंटर करने के लिए ये रेगुलेशन 7 और 11 दोनों का सहारा लें और बताएं कि इस प्रकार का कोई भी फंड नहीं है, केवल जो पेंशन फंड है वो फंड है जो सीपीएफ से बना है या उसके इंटरेस्ट से बना है, उसको मैनेज करते हैं ट्रस्टी। उस फंड से पेंशन ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज का कोई लेना देना नहीं है। यदि उसमें कोई भी कमी बीसी होती है तो उस कमी बीसी को पूर्ति करने के लिए केवल और केवल बैंक करेंगे। और यदि अपने रेगुलेशन को छोड़कर इधर उधर की बीटिंग अबाउट द बुश बांसुरी बजाते हैं तो आप निश्चित है कि रेगुलेशन तो साइड में रह जाएगा। और हो सकता है आईबीए, भारत सरकार, डीएफएस भी यही चाहता है कि बंसी इधर उधर की बजाई जाए और ये जो आपका पेंशन का जो केस है ये केवल और केवल जो प्रोस्पेक्टिवली है उन लोगों को हो जाए, पीछे वाले रह जाए। यदि आप अपने रेगुलेशन से बात करोगे तो पीछे वाले कवर होंगे, और यदि अपने रेगुलेशन से बात नहीं करोगे तो आगे वाले कवर होंगे। इसमें आरबीआई लाइन का कहीं जिक्र नहीं है। 1994 तो और 95 में कोई आरबीआई लाइन नहीं थी, वो एक लाइन डली हुई है जो केवल मिसगाइडिंग है। आरबीआई का जिक्र आता है तो 2019 में आता है जब इनका क्या नाम है अपडेशन हुआ था। तो 2019 से पहले कैसे बात करोगे? 1924 साल पहले की बात कैसे करोगे? 95 से लेकर के 19 तक 24 साल पहले वालों को कैसे दिलाओगे? वो केवल और केवल आपको मिलेगा रेगुलेशन से। चाहे हारें या जीतें, रेगुलेशन की लाइन नहीं छोड़ें। और आप चाहते हैं कि बहस कैसे होती है, आर्गूमेंट कैसे होती है, तो एलआईसी के पेंशन अपडेशन में जो निदेश गुप्ता साहब ने और हेगड़े साहब ने जो तर्क दिए थे, आर्गूमेंट किए थे, आप उनको जा करके देख लें कि उन्होंने किस प्रकार से तर्क दिया था। अब कल हम बताएंगे कि आपका 35/1 अकेला किसी भी हालत में आपको अपडेशन नहीं देता है, केवल और केवल 56 रेगुलेशन का लीगल इंटरप्रिटेशन करके लिंक करने के बाद ही आपका रेगुलेशन आपको पेंशन अपडेशन देता है। और हमारा रेगुलेशन किसी भी तरह कहीं भी कैसे भी आरबीआई लाइन की बातें नहीं करता है। अब क्योंकि हम बैंकर्स हैं और हमारे ही होंगे, जो कुछ भी होंगे सारे के सारी चीज़ें जो हमारी ही होंगी। अब क्योंकि इसकी सुनवाई होने वाली है 10 दिसंबर से, तो हम चाहते हैं बातों को ताज़ा करके पुनः ध्यान में डाल दिया जाए और इन बातों पर ध्यान लीगली पॉइंट आपको जिता करके लाएंगे। अब मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।